Hi everyone, this is Alka and welcome back to another video of घटना चक्र मेडिवल हिस्ट्री सीरीज़, जिसमें आज हम बात करेंगे खलजी डायनेस्टी की। अगले चंद मिनटों में मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपका ये टॉपिक मैं एग्ज़ाम रेडी बना सकूं और उम्मीद करती हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुनें ताकि आप क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में सही कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। खलजी डायनेस्टी ये एक ऐसी डायनेस्टी है जिसने 1290 से 1320 एडी के दौरान रूल किया। और हम जानते हैं कि कोई भी डायनेस्टी जब रूल करती है तो कोई लंबे समय तक रूल कर पाता है और कोई कम समय तक ही रूल कर पाता है। तो खलजी डायनेस्टी ऐसी डायनेस्टी थी जिसने शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए दिल्ली की गद्दी संभाली, और लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए किसने रूल किया ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ खलजी डायनेस्टी के राजाओं से। एक काम करते हैं, इनसे मिलने से पहले हम रानी पद्मिनी से मिल लेते हैं। ये है रानी पद्मिनी। रानी पद्मिनी के बारे में आप हो सकता है थोड़ा बहुत किताबों से नहीं तो पद्मावत मूवी से जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं कि पद्मावत एक मोहम्मद जयसी की रचना है और रानी पद्मिनी राणा रतन सिंह की वाइफ हुआ करती थी, जो कि मेवाड़ के राजा थे। राणा रतन सिंह के डेथ के बाद रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया था, क्योंकि अलाउद्दीन का चित्तौड़ पे इन्वेजन हो गया था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पे अटैक कर दिया था, इसलिए पद्मिनी ने जौहर कर लिया था। ठीक है, ये जो अलाउद्दीन थे ये खलजी डायनेस्टी के दूसरे रूलर थे। तो अब बात कर लेते हैं खलजी डायनेस्टी के राजाओं की। देखिए, जब हम किसी डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं तो उस डायनेस्टी के फाउंडर और लास्ट रूलर का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। खलजी डायनेस्टी के फाउंडर का नाम था जलालुद्दीन, और ये कहा जाता था कि ये लिबरल ऑटोक्रेसी में बिलीव किया करते थे। मतलब कि ये ओपन माइंडेड थे, लेकिन इनका मानना था कि पावर किसी एक के ही हाथ में होनी चाहिए। और जो खलजी डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे उनका नाम था नसीरुद्दीन खुसरो शाह। ये अपने आप को कमांडर ऑफ प्रोफेट कहा करते थे, लेकिन जो इनके विरोधी थे इनको एनिमी ऑफ इस्लाम कहते थे। खलजी डायनेस्टी के दूसरे रूलर का नाम था अलाउद्दीन, और जब इन्होंने गद्दी संभाली तो इन्होंने रिलीजन को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया, यानी कि इनके टाइम पे स्टेट कंट्रोल ऑन रिलीजन स्टैब्लिश हुआ। तीसरे रूलर थे शिहाबुद्दीन उमर, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथे थे मुबारक शाह, और इनसे रिलेटेड एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने अपने आप को ही खलीफा का टाइटल दे दिया था। सारे रूलर्स में से हमें अलाउद्दीन को ही डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अलाउद्दीन के टाइटल, कमांडर्स और डेक्कन एक्सपीडिशंस की बात कर लेते हैं। अलाउद्दीन ने खुद को सिकंदर टूसानी का टाइटल दिया हुआ था, यानी कि अलेक्जेंडर दी ग्रेट के समान समझते थे खुद को। इनके कमांडर्स से भी क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इसलिए हम इनको भी देख लेते हैं। पहले थे ज़फ़र खान, जिनका नाम था मलिक यूसुफ इज़ाबुरुद्दीन, और उस टाइम पे मंगोलियंस का इन्वेजन बहुत ज़्यादा होता था, तो इसलिए इनसे लड़ते लड़ते ज़फ़र खान की डेथ भी हो जाती है। और दूसरे कमांडर थे मलिक काफूर, जिनको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अब बात करते हैं कि अलाउद्दीन जब कहीं पे आक्रमण करते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने डेक्कन एक्सपेडिशन किया, तो वहाँ पे उनका एम क्या हुआ करता था? क्या वो एनेक्सेशन पर्पज़ से आक्रमण किया करते थे? तो ऐसा नहीं था। उनको पैसे की भूख थी, बस वो फाइनेंशियल वेंचर की तरह ही कहीं पे अटैक करते थे, पैसे लेते थे और चले जाया करते थे। तो एनेक्सेशन उनका पर्पज़ नहीं था। जैसे अलाउद्दीन ने एक बार देवगिरी यानी कि साउथ में अटैक किया, वहाँ के राजा थे रामचंद्र देव। इनको बस इतना बोला गया कि आप एलीचपुर का जो भी कलेक्शन है उसमें से कुछ पार्ट टैक्स के फॉर्म में अलाउद्दीन को भेज दिया करें। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं रामचंद्र देव कि एक साल नहीं भेज पाते हैं टैक्स, तो फिर अलाउद्दीन मलिक काफूर यानी कि जो उनके कमांडर थे उनको भेजते हैं। वॉर होती है और रामचंद्र देव सरेंडर कर देते हैं। हालांकि अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव को एक टाइटल भी दिया था राय रायन का, और उनको सम्मानपूर्वक वापस से उनके स्टेट भेज दिया जाता है सरेंडर करने के बाद भी। तो यहाँ पे हमने देखा कि अलाउद्दीन के जो भी एक्सपेडिशंस हुआ करते थे वो सिर्फ फाइनेंशियल वेंचर हुआ करते थे। ठीक है, अब बात अलाउद्दीन के द्वारा किए गए रिफॉर्म्स की। इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, लेकिन सबसे पहले बात रेवेन्यू रिफॉर्म्स की। रेवेन्यू मेजर्स जो भी उन्होंने लिए थे, क्या उसको एंटायर एम्पायर में लागू कर दिया था? तो ऐसा नहीं था। उन्होंने जो भी रेवेन्यू मेजर्स लिए उसको दिल्ली या दिल्ली के आसपास के एरियाज़ में ही लागू किया था।
साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस भी कलेक्ट करने शुरू किए थे, जैसे हाउस से घरी टैक्स, ग्रेजिंग से चराई टैक्स और लैंड टैक्स था खराज टैक्स। ठीक है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि जो लैंड टैक्स लिया जा रहा था, कलेक्ट किया जा रहा था, वो कल्टीवेटेड लैंड को मेजर करके ही लिया जा रहा था। ठीक है, तो लैंड टैक्स बेस्ड था मेजरिंग कल्टीवेटेड लैंड पे। इसके लिए इन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बनाया था जिसका नाम था दीवाने मुस्तखराज। देखिए, इन्होंने एक चीज़ तो अच्छी करी कि टैक्स जो लेते थे वो कल्टीवेटेड लैंड को मेजर करके ही लेते थे, लेकिन अब बात ये है कि वो कितना परसेंट टैक्स लेंगे, मतलब जो भी हम फसल उगा रहे हैं उसका कितना परसेंट हमें टैक्स के फॉर्म में देना होगा। तो इन्होंने 50% ऑफ प्रोड्यूस को फिक्स कर दिया था कि इतना लैंड रेवेन्यू आपको देना होगा। और उन्होंने क्या किया, इनके टाइम पे बड़े पैमाने पे खलीसा लैंड डेवलप हो गई थी। खलीसा लैंड ऐसी लैंड हुआ करती थी जो एम्परर के डायरेक्टली कंट्रोल में होती थी। तो अलाउद्दीन ने जिन लोगों के पास भी चैरिटेबल लैंड थी, प्राइजेज़ में, प्रॉपर्टीज़ में लैंड्स थी, उन सब को ले लिया और डायरेक्टली कंट्रोल करने लग गए। तो ऐसे खलीसा लैंड लार्ज स्केल पे डेवलप हो गई थी। यहाँ पे हमने लैंड से रिलेटेड 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी। पहली ये कि जो भी हमें लैंड से टैक्स देना होगा वो मेजरिंग कल्टीवेटेड लैंड पे बेस्ड होगा, 50% ऑफ प्रोड्यूस देना होगा और लार्ज स्केल पे खलीसा लैंड्स डेवलप करी गई। अलाउद्दीन ने और क्या क्या रिफॉर्म्स किए, तो उन्होंने एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, यानी कि पीडीएस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेकर के आए और ये पॉलिसी हाईली सक्सेसफुल भी रही। और इसका मेन पर्पस था कि आर्मी को ये सपोर्ट करे। चूँकि मंगोलियन इन्वेजन बहुत ज़्यादा था तो उस वक्त ज़रूरत थी कि बाउंड्री को बचाई जा सके, इसलिए मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाई गई थी। और इन्होंने रिलीजन से रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स किए ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बरानी के अकॉर्डिंग जब अलाउद्दीन राजा बने तो ये शरिया के सारे नियम कानूनों से इंडिपेंडेंट थे, आज़ाद थे, ये फॉलो नहीं किया करते थे। साथ ही साथ इन्होंने एक नया रिलीजन भी लॉन्च करने की कोशिश की जिसको कि उलेमाज ने बहुत अपोज़ किया। हालांकि वो लॉन्च नहीं कर पाए थे बाद में। उलेमाज कौन थे? उलेमाज बेसिकली इस्लामिक लॉ के एक्सपर्ट्स कहलाते हैं। अलाउद्दीन से रिलेटेड एक और सवाल पूछा जाता है कि किसकी आर्मी को काकातिया की आर्मी ने 1303 वारंगल में हरा दिया था, तो वो अलाउद्दीन की आर्मी थी। अलाउद्दीन ने एक और रिफॉर्म किया था कि जो भी ट्रेडिशनल ऑफिसर्स और गवर्नर्स के टैक्स कलेक्टिंग पावर्स थे उनको अबॉलिश कर दिया। एक टाइम पे ये ट्रेडिशनल ऑफिसर्स और गवर्नर्स टैक्स कलेक्ट किया करते थे, अब अलाउद्दीन इनसे भी टैक्स लेने लगे थे। और साथ ही साथ इन्होंने एक स्पेशल आर्मी भी सेटअप करी थी ताकि बाउंड्री को प्रोटेक्ट किया जा सके। उस टाइम पे मंगोलियंस का इन्वेजन बहुत ज़्यादा हो रहा था और दिल्ली सल्तनत और मंगोल्स के बीच में रावी नदी नेचुरल बाउंड्री का काम करती थी, तो इसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था। देखिए, शुरू में कोई भी इन्वेडर होता है, कहीं पे वो आक्रमण करता है तो वो सिर्फ वेल्थ के चक्कर में होता है, वो पैसे कमाना चाहता है, लूटपाट मचाता है और चला जाता है। उनका एनेक्सेशन एम नहीं होता है कि वो अपना रूल ही इस्टेब्लिश कर लें, लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ती है और लोग अपना रूल इस्टेब्लिश करने लग जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे अलाउद्दीन ने भी किया। डेक्कन एक्सपीडिशंस इनके फाइनेंशियल वेंचर हुआ करते थे, लेकिन जब वो राजा बन जाते हैं तो धीरे धीरे वो खराज कलेक्ट करने लगते हैं, खलीसा लैंड डेवलप होने लगती है, टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं, साथ ही साथ मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लेकर के आते हैं, नया रिलीजन भी लॉन्च करने की कोशिश करते हैं और एक स्पेशल आर्मी भी सेटअप करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये सब क्यों हो रहा था? तो ये सब एक पावरफुल ऑटोक्रेटिक रूल इस्टेब्लिश करने के लिए किया जा रहा था, जैसा कि हर राजा करता है। तो ये थी अलाउद्दीन से रिलेटेड सारी इम्पॉर्टेंट डिटेल्स। हमने टाइटल्स देख लिया, एक्सपेडिशंस देख लिया, कमांडर्स देख लिया, रिफॉर्म्स में उनके रेवेन्यू रिफॉर्म्स देख लिए, रिलीजन से रिलेटेड उन्होंने क्या करने की कोशिश की वो भी देखा, एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी रिफॉर्म्स भी देख लिए। जैसा कि मैंने शुरू में भी बताया था कि अलाउद्दीन को हमें डिटेल में पढ़ना है और बाकी रूलर्स को हमें बस ऊपर से देख लेना है। फाउंडर और लास्ट रूलर इम्पॉर्टेंट हैं, उनका नाम देख लेना है, जलालुद्दीन और खुसरो शाह। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। वीडियो को एंड करने से पहले आपके सामने एक सवाल। इल्तुतमिश
जो स्लेव डायनेस्टी के एक राजा हुआ करते थे, उनके कार्यकाल के दौरान कौन फॉरेन इन्वेडर ने इन्वेड किया था, उनका नाम अगर आप जानते हैं तो लिख के कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर नहीं जानते हैं तो राइट साइड क्लिक करके स्लेव डायनेस्टी को ज़रूर पढ़ें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल फ्रॉम अलका। थैंक यू।